जय हिंद। हम बात करते हैं अब प्रकाशिक तंतु के बारे में। ये प्रकाश चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला कल अपलोड कर दिए थे, आज दूसरा है। तो प्रकाश तंतु, प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है बिना किसी क्षति के। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है बिना किसी क्षति के। तो इतना बस याद करना है, ठीक। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपयोग क्या क्या है, तो ये टोटल उपयोग एक बार अच्छे से देखना है। प्रकाश सिग्नल को दूर भेजने में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में, तथा मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में और शरीर के अंदर लेजर को भेजने में, ये प्रकाशिक तंतु का उपयोग है। अब बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या है? लेंस दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए एक अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है जी? तो उत्तल लेंस दो गोलीय पृष्ठों को अगर इस प्रकार सजाया जाए तो ये उत्तल लेंस बनेगा, और दोनों को उल्टा करके सजाया जाए तो ये अवतल लेंस बनेगा। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, बिहार पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि किस लेंस में दोनों कोनों पर पतला और बीच में मोटा होता है, तो ये उत्तल लेंस। अवतल लेंस में क्या क्वेश्चन बन जाएगा? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा, वो अवतल लेंस होगा, ठीक। अब बात करते हैं उत्तल लेंस। देखिए क्या बात करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों समान प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस कहेगा, अवतल दर्पण दोनों समान प्रतिबिंब बनाते हैं। जो अवतल दर्पण बनाया था वही उत्तल लेंस बनाएगा, ठीक। देख लीजिए, अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे तो जैसे वो फोकस पर बना रहा था तो ये फोकस पर ही बनाएगा, फोकस टू पर। और वो भी वास्तविक बना रहा था छोटा एकदम बिंदु के आकार का उल्टा, तो ये भी वही बनाएगा। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों का सेम प्रॉपर्टीज होता है बनाने में, दर्पण प्रतिबिंब। अगर सेंटर 1 पे रखा जाए तो F2 और C2 के बीच, देखिए C1 पे रखा जाए ना तो F2 पे बन जाए। क्यों F2 C1 और F2 लिखा जा रहा है C2? क्योंकि दर्पण था ये एक भाग था, ऐसा था, और ये इसमें दो भाग हो जा रहे हैं, तो एक इधर C1 हो जाएगा और इधर C2 हो जाएगा, इसलिए 2 लिखा जा रहा है। C1 से परे रखा जाए तो F2 और C2 के बीच बनेगा, और ये भी वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। C1 पर रखा जाए तो C2 पर बनेगा, C1 और F1 के बीच रखा जाए तो C2 से परे बनेगा, माने C2 से दूर बनेगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा बनेगा। तो पूछ देता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा, छोटा भी होगा, उल्टा भी होगा, और बराबर भी होगा, और सीधा भी होगा। क्या? सीधा भी होगा और आभासी भी होगा। तो सारे तरह के उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बन जाते हैं अवतल लेंस में, और ये सब याद कर लेना है। उत्तल लेंस में F2 पर बनेगा C1 पर, F2 C2 के बीच बनेगा, C1 पर रखा जाए तो C2 पे बनेगा, C1 और F1 के बीच रखा जाए तो C2 पर बनेगा, C2 से परे बनेगा। वही तो, दो प्रतिबिंब दो जगह रखने पर प्रतिबिंब एक जगह कभी नहीं बन सकता। F1 पर रखेंगे तो अनंत पर, जैसे अनंत पर रखे तो F2 पर बना, ये उसी प्रकार F1 पर रखेंगे ना तो अनंत पे बन जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? जैसे उत्तल लेंस हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, वैसे अवतल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस में क्या, उत्तल दर्पण में क्या था? प्रतिबिंब सीधा बन रहा था और आभासी बन रहा था और छोटा बन रहा था। तो अवतल लेंस में भी सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा, कोई चेंज नहीं, चाहे वस्तु कहीं भी हो। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, दोनों बराबर होगा। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की फोकस दूरी है, मतलब लेंस की जो फोकस दूरी है उसके उल्टा व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम D से डिनोट करते हैं, और D बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर D, और D फोकस दूरी के उल्टा होता है, तो 1/F।
ये इम्पोर्टेंट है। डी बराबर 1/f। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और फोकस दूरी या मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और लेंस की क्षमता देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। कैसी? ऋणात्मक होती है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तल लेंस। अगर दो लेंसों को हम जोड़ेंगे, जब दो लेंसों को सटाकर जोड़ेंगे तो उसकी क्षमता जुड़ जाएगी। क्या होगी? जुड़ जाएगी और दोनों के योग के बराबर होगी। जैसे किसी लेंस की क्षमता 2 है, किसी की 3 है, तो दोनों को जोड़कर 5 हो जाएगी संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये है क्या, लेंस की क्षमता में परिवर्तन कैसे होगा। तो यदि लेंस को किसी द्रव में डुबाएंगे तो लेंस की क्षमता में जाहिर सी बात है कि परिवर्तन होगा। फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा और क्षमता में, तो जब फोकस दूरी में होगा तो ऑटोमेटिक क्षमता में परिवर्तन होगा। यदि लेंस एक द्रव के अपवर्तनांक पर, लेंस किस पे निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर, और इसे म्यू से दर्शाया जाता है। अब देखिए, म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो क्या होगा? 3 स्थितियाँ बनती हैं। कितनी? 3 स्थितियाँ। यदि लेंस द्रव में डुबाया जाए, उस द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो क्या होगा, और एक बराबर हो तो क्या होगा, और एक अधिक हो तो क्या होगा। तो वहीं ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे चेंजिंग होता है। तो देखते हैं यहाँ से, अगर लेंस की क्षमता दर्पण की क्षमता से कम हो, जब लेंस की क्षमता वैसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक कम हो तो क्या होगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता, जैसे फोकस दूरी बढ़ी 1/f है, अगर ये बढ़ी तो डी क्या होगा? कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो लेंस की क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी प्रकृति नहीं बदलती, वो सेम, जैसे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लीजिए, अगर जब लेंस ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उत्तल लेंस है तो वो उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। नेक्स्ट, ये देखिए, यहाँ अगर बराबर हो तो क्या होगा, बराबर हो तो क्या होगा, तो फोकस दूरी इसका अनंत हो जाता है। जब लेंस की क्षमता, लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होगा तो फोकस दूरी अनंत हो जाता है। और इसका क्षमता, जब फोकस दूरी अनंत होगा तो क्षमता एकदम न्यूनतम 0 हो जाएगा और समतल प्लेट की भांति व्यवहार करती हैं, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करती हैं और लेंस ऐसे पदार्थों में दिखलाई नहीं देता है। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद करना है। क्या? जब बराबर हो जाए तो फोकस दूरी अनंत होगी। अपवर्तनांक मतलब क्या? किसी माध्यम में जाने वाला रास्ता में कितना वो घना है, जैसे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, वही वाला अपवर्तनांक। शीशा का 1.33, वही वाला। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद करना है। एक क्या? फोकस दूरी अनंत, जब बराबर हो समतल प्लेट की भांति व्यवहार, क्षमता न्यूनतम, क्षमता कितनी? न्यूनतम हो जाती है। अब बात करते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगर ज़्यादा होगा ना तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो वही है, जब लेंस द्रव, ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, द्रव का लेंस से अपवर्तनांक अधिक हो, तो ऐसे में फोकस दूरी बढ़ जाती है। जैसे कम था वैसा ही होगा, फोकस दूरी बढ़ेगी, क्षमता घट जाएगी। बस एक चीज़ जुड़ जाएगा, उत्तल लेंस जो है ना वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। जो कम था वही ज़्यादा भी होगा, जो कम में था वो ज़्यादा में होगा, लेकिन अवतल लेंस में अवतल लेंस की भांति प्रकृति बदल जाएगी। बस इतना याद रखना है। 3 पॉइंट यहाँ से भी क्या,
अधिक है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और कम था भी तो उसमें भी बढ़ गया था, क्षमता घट जाएगी ऑटोमेटिक। ये याद ही नहीं करना है, एक याद करना है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्षमता घट जाएगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगी। चलिए, ये पानी में रखा बुलबुला, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, पानी के अंदर रखा जो बुलबुला है वो उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है, परंतु व्यवहार कैसा करता है, अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन था, तो यहाँ से एक याद रखिएगा, पानी का बुलबुला हवा अंदर अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते किसको है, तो प्रकाश का बिखर जाना, प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त हो जाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से होकर जो प्रकाश गुजरता है और वो अपने रंगों में समूहों में बट जाता है, उसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए यहाँ से जैसे श्वेत प्रकाश गया, ये प्रिज्म से टकरा कर ये अपने जितने भी इसके रंग कलर थे उसमें बट गया, अवयव में बट गया, यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, VIBGYOR, विबजियोर। क्रम पूछ देता है कि नीचे कौन है, ऊपर कौन है, बीच में कौन है, तो बीच में देखिए ग्रीन, बीच में क्या, ग्रीन, ऊपर रेड, नीचे बैगनी कलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ण विक्षेपण समझ गए। और सबसे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे भास्ट जा सकता है तो ये चला जाएगा कि म्यू बराबर फॉर्मूला बता दीजिए, तो A+B/λ² होता है। और ये नियम किसने दिया था, कोची ने, सबसे ज़्यादा अगर जाएगा तो, नहीं तो वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर, और इसका रंग भी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो इसका होता है म्यू बराबर 1/λ²। अब बात करते हैं यहाँ से, प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती हैं। ये बार बार क्वेश्चन बन जाता है ना कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो लाल रंग, और सबसे कम बैगनी रंग का। और विबजियोर जो याद की कि ये विबजियोर वो वही क्रम है, तरंगदैर्घ्य का वही क्रम है। जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो उसके नीचे वाला का उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, ऐसे है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है सबसे। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा बैगनी रंग का क्या, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि विभिन्न रंग क्या हो रहा है, विभिन्न रंगों में वेग से कारण पर अपवर्तन हो रहे हैं। 1666 में न्यूटन ने बताया कि विभिन्न रंग विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो रहे हैं विभिन्न वेग से, और इसका कारण क्या है, वेग है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष, मेनली इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या कारण जिम्मेवार है, तो एक परावर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा इंद्रधनुष उदाहरण है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में वर्षा के बिंदु जब आपतित होती हैं तो 2 बार अपवर्तन, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, सूर्य की किरण कितना, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहेंगे, तो जिसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन दोनों में सेम होगा, लेकिन इसमें परावर्तन 1 बार होगा, उसमें परावर्तन 2 बार होगा द्वितीयक में। इसके आगे पढ़ते हैं इंद्रधनुष प्राथमिक के बारे में। प्राथमिक इंद्रधनुष लाल रंग बाहर, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर और बैगनी अंदर होता है, और इसका जो 40 डिग्री 8 मिनट तक लाल किरण का आँख पे 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है।
ठीक है। बैगनी रंग आँख पर 40.8 डिग्री 40 डिग्री 8 मिनट और लाल किरण 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती हैं। तो यहाँ से सिर्फ ये याद रखना है कि लाल रंग बाहर, बैगनी रंग अंदर, प्राथमिक में एक बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन। अब बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में। ये क्या है द्वितीयक इंद्रधनुष? जब बूंदें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होती हैं तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बाहर की ओर कौन सा रंग? बैगनी। उसमें क्या था? अंदर की ओर बैगनी। इसमें क्या है? बाहर की ओर बैगनी, अंदर की ओर लाल। उल्टा हो जाता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में उल्टा हो जाता है। बाहर की ओर बैगनी और प्रथम में क्या था? प्रथम में लाल, लाल बाहर था। और इसका कोण जो बनता है ना 54 डिग्री 52 मिनट, ये बैगनी रंग का यानी बाहर का, और आंतरिक 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनता है लाल वाला। तो यहाँ से ये याद रहे चाहे नहीं रहे, याद रहेगा तो अच्छा है, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि द्वितीयक तरंग में 2 बार परावर्तन 2 बार अपवर्तन। बाहर कौन रंग रहता है? तो बैगनी, अंदर कौन रहता है? लाल रंग। ठीक, नेक्स्ट प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग। अब रंगों का मिश्रण, रंगों का मिश्रण। सबसे बात प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो लाल, हरा, नीला, RGB, ये प्राथमिक रंग, 3 प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। बाकी सब इसी से मिलकर रंग बने हुए हैं। और पीला, मैजेंटा, पिकॉक, नीला, ये सब द्वितीयक रंग है, क्योंकि ये सब देखिए मिल के बने हुए हैं, मिल के बने हुए 2 रंगों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे लाल प्लस, क्वेश्चन पूछ देता है कि लाल को नीला के साथ मिलाएंगे तो कैसा रंग बनेगा? तो लाल को नीला के साथ मिलाएंगे, देखिए लाल को नीला के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। तो लाल प्लस नीला मैजेंटा बनेगा। हरा प्लस नीला तो पिकॉक नीला। लाल प्लस हरा तो पीला बनता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब 2 परस्पर कलर मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है। अच्छा, पूरक रंग क्या है? क्वेश्चन पूछ दिया है कि पूरक रंग क्या है? तो 2 रंग के परस्पर मिलने से जब श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है तो उसी को पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लाल प्लस पिकॉक मिलाइएगा तो सफ़ेद बनेगा, नीला प्लस पीला मिलाइएगा तो सफ़ेद बनेगा, हरा प्लस मैजेंटा भी सफ़ेद, और लाल, हरा, नीला तीनों अगर प्राथमिक रंग मिला दीजिएगा तो सफ़ेद बन जाएगा। तो पूरक रंग के बारे में हम जान लिए हम लोग। पूरक रंग क्या है? श्वेत रंग का निर्माण हो जाए। द्वितीयक रंग किसे कहेंगे? जो प्राथमिक रंग से मिलकर बने, और प्राथमिक रंग कितने हैं? 3, RGB, और सबको मिलाएंगे, देखेंगे। अब बात करते हैं रंगीन टेलीविज़न में किसका प्रयोग होगा? प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला का। सूर्य के प्रकाश में लाल, हरे की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणु किस कलर का तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं? तो वो है पीला। महासागर में लाल और हरा के अलावा एक पीला है जो महासागर अवशोषित करते हैं, महासागर के जल अवशोषित करते हैं। अब बात करते हैं वस्तुओं का रंग। वस्तुओं का रंग हमें लाल का लाल, काला का काला, सफ़ेद ये क्यों दिखाई देता है? तो देखिए जब वस्तु पर प्रकाश डालते हैं ना तो प्रकाश वैसा ही दिखाया जाएगा जैसा वो परावर्तित करती हैं, प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ठीक, तो वस्तु जिस रंग की दिखलाई देती हैं वास्तव में वो रंग को परावर्तित करती हैं और बाकी रंग को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं और शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। तो वस्तुओं का रंग वैसा दिखाई देता है। जैसे कोई हरा वस्तु है, कैसा? हरा वस्तु है तो ये सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेगी और केवल हरे प्रकाश के रंग को जाने देगी, तो ये हरा दिखाई देगा। उसी प्रकार लाल में भी है, सारे रंग को अवशोषित कर लेगी और लाल रंग को जाने देगी।